Good morning, I am Jayesh Sudarshan. Once again, I am ready to teach you a physics. The topic is electricity and the subtopic is Ohm's law. So this is the most important for all of you, and see all the most important points which I am going to discuss. These are the most important point, and all of you try to understand one by one. And I think all of you have prepared very well and done all homeworks what given to all of you, and those students who have prepared very well and do his her homework very well, they are going to learn properly, they are going to do anything nicely, and I hope all of you are ready. So, and how can you read, how can you study, and how can you simply understand this chapter? This is the most important for you. Before this, I have discussed already 2 points: charge and electricity, and third, the most important also, electric potential. Now I am going to describe here the relations between electric potential and electric current. Remember, when two physical quantities give some relations, then there is a constant terms comes. When two physical quantities comes in relations and a constant quantities gives. This has been experimented by George Simon Ohm. George Simon Ohm was the scientist who can find the relations between electric current and electrical potential. बड़ा ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है यहाँ पर में, और हम सभी को इस टर्म को सीखना है। इस टर्म की सहायता से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनाते हुए बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बनाने लग जाते हैं। तो जॉर्ज साइमन ने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जो है, इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स के बीच में एक रिलेशंस दिया। उस रिलेशंस को ओम्स का नियम कहा जाता है। उनके अनुसार उन्होंने जो नियम दिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज थ्रू अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जॉर्ज साइमन के अनुसार किसी चालक के दो सिरों में जब विद्युत विभवांतर लगाए जाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का मान उस विद्युत विभवांतर के समानुपाती होता है। गणितीय रूप में हम इसे लिख सकते हैं I proportional to V, where I is electric current and proportional is voltage। इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं V proportional to I और V equal to RI, where R is a constant term और यह कांस्टेंट टर्म जो है रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। इस रेसिस्टेंस को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, अब इस बार यहां से हम लोग सीखते हैं। रेसिस्टेंस जो होती है, किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। विद्युत धारा के चार्जेस जो होते हैं सोर्सेस होते हैं, एक हो गया मेटेलिक सोर्सेस और एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सोर्सेस। इलेक्ट्रोलाइटिक सोर्सेस मतलब कि सॉल्यूशंस में भी विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। जैसे जल में हम नमक को घोल देते हैं तो वह सोल्यूट हो गया, तो नमक का सूत्र हो गया सोडियम क्लोराइड
NaCl। और सोडियम आयन वह पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्लोरीन आयन निगेटिव चार्ज हो गया। अब पॉजिटिव आयन भी फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रोड पर और निगेटिव आयन भी फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रोड पर। यानी इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड क्या होते हैं, एनोड क्या होते हैं। और इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशंस में जो विद्युत धारा का सोर्सेस है वह चार्ज के रूप में क्या है, इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है और क्या बोला जाता है, निगेटिव चार्जेस है। ठीक उसी प्रकार से मेटेलिक कंडक्टर्स में चार्ज के फ्लो होने का सोर्सेस क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। यानी एक चालक में एक इकाई में बहुत सारे जो नंबर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो आपस में रुकावट होगी, उस रुकावट के कारण धारा की गति में विरोध होगा, जिसको रेसिस्टेंस के नाम से जानते जाता है। वही रेसिस्टेंस रिलेशंस हो गया। तो रेसिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए V बराबर IR R V बटा I। तो रेसिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वह ओम होती है। रेसिस्टेंस की SI यूनिट जो है ओम होता है। अर्थात जब 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराने के लिए 1 वोल्टेज की जरूरत होती है, वह जो जितना प्रतिरोध लगता है वह प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो इसके पहले हम लोग ओम्स के नियम से ये सीखे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज थ्रू अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर, दैट इज I प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू RI वेयर R इज कांस्टेंट। अर्थात इलेक्ट्रिक करंट का मान वोल्टेज पर निर्भर करेगा। वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया। इसलिए ग्राफ जब कभी भी इसको बनाना है तो ग्राफ में वोल्टेज हमको यहाँ दिखाना है। इलेक्ट्रिक करंट जो है सो वोल्टेज पर डिपेंडेंट है, इसलिए ग्राफ में हमको यहाँ दिखाना है। जिन्हें हमको जब दो फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशंस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन दिखा दे तो समझ जाना है कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल्स होते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो है डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पर। वोल्टेज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। अब इसके लिए ये सर्किट डायग्राम तैयार करना पड़ता है। इस सर्किट एक्सपेरिमेंटल लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनेशंस, and also it is the most important to solve, to calculate and find out a number of values with help of this formula. So I advise to you, you must try to understand and write down this formula and practice again and again what kinds of questions, what kinds of concept come in your way to solve any types of problem. Remember always, this is the most important for all of you. So here is the diagram. This picture is indicated cell, बैटरी। सेल का क्या है कि जब वो एक प्लस और एक माइनस रहे तो सेल है, और जब वो ग्रुप में रहे तो वो बैटरी है। ये बैटरी कनेक्ट किया गया, एक सर्किट तैयार किया गया। पिछले क्लास में बताया गया था एमीटर को जोड़ा गया श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को जोड़ा गया क्या बोला जाता है, समांतर क्रम में। और यह रेसिस्टेंस जो है वेरिएबल, जिसको रेसिस्टर्स बोलते हैं। हम धीरे जैसे जैसे ये रेसिस्टर्स का मान बढ़ाते हैं, विद्युत धारा का मान जो है एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। इस प्रकार की एक्सपेरिमेंट हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं, थ्योरेटिकली सीखते हैं, और इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न ये ग्राफ के अनुसार में आते हैं, क्या रिलेशंस होता है। ठीक इसके पहले में हम लोग सीख चुके थे, जब हमें
चार्ज निकालने के लिए आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम याद रखना है। तो चार्ज के फार्मूला Ne ये लगा देना हर जगह, जहां N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से, क्योंकि चार्ज जो है क्या बोला जाता है, कंजर्व क्वांटिटीज है और ये क्वांटाइज है, और ये जब कभी भी मिलता है तो क्या मिलता है जी, मल्टीपल्स में, n के मल्टीपल्स में, इंटीजर मल्टीपल, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, फ्रैक्शंस में नहीं आता है। यानी सर्टेन अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सो हियर द फर्स्ट फॉर्मूला Q बराबर Ne, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। कूलम को हमेशा हमें स्मॉल लेटर्स में लिखना है। और I फ्लो ऑफ चार्जेज, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका क्या है, क्या बोला जाता है, ये यूनिट इसको भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी आ सकता है कहीं कहीं, कूलम पर सेकेंड। लेकिन इसको क्या बोला जाता है, कि इसको मापा जाता है ए मीटर से, और ए मीटर से मापा जाता है, और एम्पियर इसका एसआई यूनिट है। तो दूसरा फॉर्मूला Q/T, सारे फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। V का रिलेशंस अभी हम निकाले IR, और R का रिलेशंस V/I। अब यहाँ पर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को हमें थोड़ा सा समझना है, समझ के इसको याद करना है, याद करने के बाद में प्रैक्टिस करना है। रेसिस्टेंस निर्भर करती है टेम्परेचर पर। यदि किसी कंडक्टर में, किसी चालक में टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका क्या बोला जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल्स हो जाते हैं। टेम्परेचर घटेगा, रेसिस्टेंस घटेगा। नेचर डिपेंड करता है कंडक्टर किस नेचर का है। मेटेलिक कंडक्टर में जैसे सिल्वर आ गए, सिल्वर जो है दी बेस्ट कंडक्टर अमॉन्ग दी ऑल मेटल, सबसे बढ़िया कंडक्टर है सिल्वर। लेकिन उसे हर जगह उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है ताकि वो महंगा है, और महंगा रहने के कारण जो है उसकी उपयोगिता बहुत कम होती है। उसी के रेंज में कॉपर है, एल्युमिनियम है, ऐसे तारों का उपयोग किया जाता है। उससे लगभग उसकी क्या बोला जाता है, रेसिस्टेंसिव रेट है, सुपर रेसिस्टेंस। सबसे बढ़िया यदि परीक्षा में प्रश्न आता है कि सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो प्रश्न होगा, क्या बोला जाता है, प्रश्न का उत्तर होगा सिल्वर। और यह डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। यदि यह प्रोपोर्शनल होता, लेंथ यदि बड़ी हो गई तो रेसिस्टेंस भी बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि जिस मेटल का एरिया प्रोपोर्शनल है, एरिया ज़्यादा रेसिस्टेंस कम, एरिया कम रेसिस्टेंस ज़्यादा। इसको गणितीय रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। यह इंप्लाई करता है, फिर एक प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ गया, दो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर यह आ गया, दो से ज़्यादा है। तो तीसरा फिजिकल एक रिलेशन निकल गया, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट दर्शाया गया जिसको रो बोला जाता है। यह जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो जाता है। यह डिपेंड लेंथ पर नहीं कर रहा है, यह डिपेंड एरिया क्रॉस सेक्शन पर नहीं कर रहा है, यह डिपेंड कर रहा है मेटेलिक के नेचर पर, किस नेचर का है, जिसको रेसिस्टिविटी के भी नाम से जाने जाते हैं। इस रेसिस्टिविटी की सहायता से, इस फॉर्मूला की सहायता से हम किसी सब्सटेंसेस के रेसिस्टिविटी जो होती है वह जान लेते हैं, रेसिस्टेंस जान लेते हैं, और उसकी सहायता से, उस नॉलेज की सहायता से तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट में हम उपयोग करते हैं। जैसे रेसिस्टिविटी का मान R/A/L। R का ऐसा यूनिट क्या है, ओम। एरिया का ऐसा यूनिट क्या है जी, मीटर स्क्वायर। और L का क्या है, M। इस प्रकार से इसका ऐसा यूनिट हमको निकल गया ओम मीटर, मोह जिसको बोला गया। अर्थात हमको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को निकालने के लिए यदि निकाला जाता है कि लंबाई को डबल कर देते हैं तो रेसिस्टिविटी का मान डबल हो जाता है। एरिया को यदि डबल कर देते हैं तो रेसिस्टिविटी का मान जो है सो क्या बोला जाता है, बदल जाता है। इस प्रकार से हम रेसिस्टेंस के फॉर्मूला के साथ में, रेसिस्टिविटी के फॉर्मूला के साथ में, रेसिस्टेंस के फॉर्मूला के साथ में
हम जो है छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे, बड़े न्यूमेरिकल जाएंगे, तब यह जो है सो हमें अपने आप समझ में आ जाता है कि आखिर गुड कंडक्टर्स, रेसिस्टर्स, इंसुलेटर्स कहा किया जाता है। दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट पासेस इजीली, दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक वायर जितने भी होते हैं, मेटल्स जितने भी होते हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, वो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है सो इजीली फ्लो करते हैं। रेसिस्टर्स दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू बट don't easily, it takes long times and it resistance is more than that of the conductor, so it is called the resistor। जैसे मैग्नीन हो जाता है, नाइक्रोम हो जाता है, जिसका उपयोग हीटर में, टोस्टर में वगैरह वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। एंड दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट could not pass and they are called the insulators। For example chalk, duster, wood, these are the substances which are called insulator। तो इस प्रकार से हम ओम्स लॉ की सहायता से एक बार चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को और इलेक्ट्रिक वोल्टेज को, ये सारी चीज़ों को सीखे और इसके बाद में सारे होमवर्क आपको तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।